Hello students, in this video we are going to study about a very important law, Newton's third law of motion. Basically आप ये कह सकते हैं कि मोस्टली फिजिक्स जो है वो इस लॉ पर ही क्या है बेस्ड है। तो क्या होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? अगर आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो फोर्स किसने लगाया? हमने स्प्रिंग पर, और हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्प्रिंग कंप्रेस होता है। ये बात हमें समझ में आती है क्या कि हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और स्प्रिंग कंप्रेस होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो हाथ है या हमारी जो फिंगर है वो भी एक फोर्स को क्या करती हैं? महसूस करती है। जैसे हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ या स्ट्रेच हुआ वो किसकी फोर्स से हुआ? हमारी फोर्स से, द फोर्स विच वी अप्लाई। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो हाथ है या हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वे भी एक फोर्स को क्या करती हैं? एक्सपीरियंस करती हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो यही बात समझाता है क्यों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन साहब ने अपने नेचर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कुछ बातें बोली। क्या बात बोली? लेट्स सी। क्या कहा न्यूटन साहब ने? उन्होंने कहा when a body apply force on another body, then when a body apply force on another body, then another body या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं when a body apply force on second body, then second body also apply equal and opposite force on the previous body यानी पहले वाली बॉडी पर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये बात न्यूटन साहब ने कही और इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने कहा। क्या उन्होंने कहा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात न्यूटन साहब ने कही कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बात तो ये बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन इसको जब हम समझने जाते हैं तो फिर वो एक्सप्लेनेशन काफी आगे तक निकल जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस बहुत सिंपल सा है लेकिन इसको समझना काफी जरूरी है। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इस लॉ में कुछ बातें छिपी हुई हैं, उन बातों को हमें समझना है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, यहां ये जो वर्ड एक्शन और रिएक्शन है ये क्या है? These are force. The term
एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये जो दो टर्म आए हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन रिप्रेजेंट किसको? फोर्सेस को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्सेस को। यानी दो फोर्स होते हैं, एक फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? एक्शन, और दूसरे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। कई बार बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि जो फोर्स पहले आता है उसको एक्शन कहेंगे, और जो फोर्स बाद में आता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। ऐसा कई बार कुछ बातें समझाई जाती हैं कि जो फोर्स पहले आया उसको एक्शन, जो फोर्स बाद में आया उसको रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि ए ने बी पर फोर्स पहले लगाया और बी ए पर फोर्स बाद में लगाएगा। नो, दोनों फोर्स एक साथ स्टार्ट होते हैं। अगर जिस वक्त ए बी पर फोर्स लगाता है उसी वक्त बी ए पर फोर्स लगाएगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे ही आप स्प्रिंग को दबाते हैं उसी वक्त से ही आपकी जो उंगलियां हैं वो स्प्रिंग के फोर्स को महसूस करना शुरू कर देती हैं। क्या ऐसा होता है कि आपने स्प्रिंग को पूरा दबाया और बाद में जाके आपकी उंगलियां स्प्रिंग के फोर्स को महसूस करें? नहीं प्यारे बच्चों, आप इस चीज को करके देखिए। आप एक स्प्रिंग को लीजिए, जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचना शुरू करते हैं, यानी जैसे ही आपने फोर्स लगाया, आपका हाथ भी तभी एक खास फोर्स को महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये जो वर्ड है एक्शन और रिएक्शन, ये केवल फोर्स है, दो फोर्स जो एक साथ एक्टिव होते हैं। आप किसी भी फोर्स को एक्शन बोल दीजिए, किसी भी फोर्स को क्या बोल दीजिए? रिएक्शन बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं, तो जैसे ही मैं स्प्रिंग पर फोर्स लगाऊंगा उसको खींचने के लिए, तो स्प्रिंग भी तभी उसी वक्त मेरे हाथों पर एक फोर्स लगाएगा। अगर मैं अपने हाथों की फोर्स को एक्शन बोलूंगा तो स्प्रिंग की फोर्स क्या बन जाएगी? रिएक्शन। और अगर मैं स्प्रिंग की फोर्स को क्या बोलूंगा? एक्शन, तो मेरे हाथों की फोर्स क्या बन जाएगी? रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक फोर्स आता है बाद में दूसरा फोर्स आता है, पहले वाले को एक्शन बोलेंगे बाद वाले को रिएक्शन बोलेंगे। रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों फोर्स एक साथ एक्टिव होते हैं। आप किसी को भी एक्शन बोलिए और किसी को भी क्या बोल दीजिए? रिएक्शन। ओके, चलिए। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? फोर्स को। यानी कभी भी सिंगल फोर्स क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना? फोर्सेस यानी किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? एक्शन और रिएक्शन की। फोर्सेस यानी एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज exist in pairs। कहा? in nature। हमारे नेचर में ऐसा कभी होगा नहीं कि एक्शन है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन है तो एक्शन नहीं होगा। ये जब भी होंगे दोनों हमेशा एक साथ ही होंगे। हमारे नेचर में अगर कोई भी बॉडी आप रैंडमली ले लीजिए, हमारे नेचर में वी हैव अ लॉट ऑफ मास। जब भी एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाएगा उसी वक्त दूसरा मास भी पहले मास पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। फोर्स हमेशा प्यारे बच्चों क्या करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे नेचर में जब भी एक फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी के अपोजिट एक दूसरा एंटी फोर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, फोर्सेस यानी कौन? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कहां? नेचर में। तो क्लियर हो गया? आगे दूसरी बात समझते हैं।
ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फोर्स पहले आता है दूसरा फोर्स बाद में आता है, नहीं। पहली बात तो दो फोर्स एक साथ एक्शन में आते हैं। आप किसी को भी एक्शन बोलिए, किसी को भी रिएक्शन बोलिए, ठीक है ना। मजेदार बात क्या है कि जब भी ए बी पर फोर्स लगाएगा उसी वक्त बी भी ए पर, उसी वक्त एट द सेम टाइम, ठीक है ना। व्हेन बॉडी ए apply force on body B, at the same time body B also apply at the, ये वर्ड ध्यान देने वाली बात है, this is the main term, at the same time, at the same time body, बाद में नहीं, later नहीं, उसी वक्त body भी apply, at the same time body भी apply equal and opposite force on A, यानी जैसे ही कोई भी एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाएगा उसी वक्त दूसरा क्या पहले पे फोर्स लगाएगा। यानी एक्शन और रिएक्शन कैसे वर्क करते हैं, एट द सेम टाइम, ना ही कोई पहले ना ही कोई बाद में। हेंस एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट द सेम टाइम, ये दोनों का जो वर्किंग टाइम होता है वो क्या होता है, सेम टाइम होता है। तो पहली बात समझ में आ गई, दो फोर्स एक साथ लगते हैं, आप किसी को भी एक्शन बोलिए किसी को भी रिएक्शन बोलिए। बस हमने तो क्या करा, ये जो वर्ड आया एक्शन और रिएक्शन, ये एक तरह का नोमेनक्लेचर हो गया, एक तरह का नाम। जैसे हम किसी का भी नामकरण कर देते हैं ना, भाई इसको चिंटू बोल दिया, इसको मिंटू बोल दिया, तो ऐसी दो फोर्स हैं जो एक साथ क्या करते हैं, एक्शन में आते हैं। तो हमने एक को क्या बोला एक्शन, दूसरे को हमने क्या बोल दिया रिएक्शन। दो फोर्स हमारे नेचर में एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमने एक को एक्शन बोल दिया, एक को रिएक्शन। आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक्शन बोलो किसी को भी रिएक्शन। मान लीजिए मार्कर है, जैसे इस मार्कर को मैं अपनी हथेली पे रखता हूं तो ये मार्कर अपना वेट क्या करता है, मेरी हथेली पे लगाएगा और उसी वक्त मेरी हथेली इसको क्या देगी, रिएक्शन। तो आप इस मार्कर के वेट को एक्शन बोलोगे तो मेरी हथेली का जो फोर्स है वो रिएक्शन हो जाएगा, और अगर मैं अपनी हथेली के फोर्स को एक्शन बोलूंगा तो मार्कर का वेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन। इट डजंट मीन कि आप किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन। मजेदार बात है कि दोनों कैसे करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। चलिए नाउ मूव ऑन द, ये हो गया। चलिए तो दिस यू हैव रिटन, ये लिख लिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट, जो न्यूटन का जो स्टेटमेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इजी है, लेकिन उसके बारे में जो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। तो स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा। चलिए इसके बारे में एक बात और समझ लीजिए, 1.2 थर्ड पॉइंट और समझ लीजिए इसके बारे में। ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा डिफरेंट बॉडी पर वर्क करते हैं, कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर वर्क नहीं करते, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन always act on different body, ठीक है, different bodies, they never act on same body, they never act on same body। ऐसा नहीं होगा कि जिस पे एक्शन है रिएक्शन भी क्या हो जाए, उस पे हो जाए। क्लियर है? तो these are some important concept regarding to the Newton's third law of motion। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है
वो तो बच्चे छोटी क्लास से रटते हुए आते हैं, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये जो एक्शन और रिएक्शन है इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अब तो ये थी कुछ कंडीशन। नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन आवर डेली लाइफ रिलेटेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड एक्शन और रिएक्शन के बारे में कुछ बातें। नाउ लेट्स सी हाउ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेल्प आवर डेली लाइफ। कैसे ये हमारी डेली लाइफ में वर्क करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है क्या? वॉकिंग। ये समझ लीजिए, इसके बिना तो लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है। चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी का क्या होता है, मोशन। हम लोग चलते हैं, वी यूज वॉकिंग, और चाहे वो एनिमल्स हो, हॉर्स हो, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स, और इवन जो व्हीकल्स होते हैं उनका भी क्या होता है, मोशन। तो वो सब किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फिलहाल हम सभी की बात नहीं करते, हम अपनी बात कर लेते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में मोशन कैसे करते हैं, हाउ वी वॉक, चलते कैसे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्यारे बच्चों, जब हम चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो अर्थ पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। लेकिन क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लगाते हैं या फॉरवर्ड लगाते हैं या बैकवर्ड लगाते हैं? कभी आपने इस बात को सोचा है कि जब हम वॉक करते हैं तो इन विच डायरेक्शन आवर फुट अप्लाई फोर्स ऑन अर्थ, हमारे जो पैर हैं वो अर्थ पर कैसे फोर्स लगाते हैं? तो लेट्स सी। प्यारे बच्चों, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस। और हम जब चलते हैं प्यारे बच्चों तो एक्चुअली हमारा जो पैर है, ठीक है, हमारा जो लेग है, हमारा जो फुट है, वो पीछे की ओर थोड़ा एक खास एंगल बनाते हुए अर्थ पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है ना। मान लीजिए सरफेस है, मेरी उंगलियों को थोड़ी देर के लिए लेग, तो देखिए फोर्स ऐसे नहीं लगता है, फोर्स लगता है पीछे की तरफ। ये हम अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, ओके। तो मान लीजिए पैर है और हमारे पैर ने ये अर्थ पर क्या लगाया, फोर्स। क्लियर हो गया? तो जैसे हमारा पैर अर्थ पर क्या लगाएगा, फोर्स, उसी वक्त एट द सेम टाइम हमारे पैर ने अर्थ पर जो फोर्स लगाया, मान लीजिए ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो उसी वक्त जो अर्थ है वो भी हमारे पैरों पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या देगा, रिएक्शन देगा, ठीक है। ये क्या है, फोर्स बाय लेग, और ये क्या है, फोर्स बाय अर्थ सरफेस, ओके बेटा। तो जैसे हमारा पैर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, अर्थ भी एट द सेम टाइम उसी वक्त अपोजिट क्या करता है, सेम इक्वल फोर्स अप्लाई करता है। इसको हमने F बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको आप एक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन बोल दो, आप चाहे इसको रिएक्शन बोल दो, उसको एक्शन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है, ये जो फोर्स है, जरा ध्यान देना, ये जो R है ये क्या करता है, ये हमारी अर्थ से क्या करता है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। दिस R अप्लाई अ पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम अर्थ, ठीक है। थीटा, ठीक है। जो R है वो हमारी अर्थ सरफेस से क्या बनाता है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब मैंने आपको सिखाया था वेक्टर का रिजोल्यूशन, एक वीडियो बनाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
तो वहां मैंने बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी, आप किसी भी वेक्टर को थीटा एंगल घुमा दीजिए, जितना घुमाना है घुमाइए, किसी भी वेक्टर को थीटा एंगल घुमाइए तो वहां उसकी वैल्यू क्या मिलती है, वेक्टर कॉस थीटा। तो ये जो मेरा r है, मैं इसको जब थीटा घुमाऊंगा तो ये किधर चला जाएगा, अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r और अर्थ की सरफेस के बीच में आपने एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो जब मैं इस r को थीटा घुमाता हूं तो ये जो r है ये किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ओके प्यारे बच्चों, चलिए। और क्या कहते हैं, जो cos वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ठीक अपोजिट क्या मिलता है हमें, वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। क्या ये बात समझा है? ओके। अब इन दोनों का रोल क्या है, देखिए, आपने तो फोर्स लगाया अर्थ पे, अर्थ ने फोर्स लगा दिया आप पे, तो अर्थ ने जो फोर्स लगाया था वो फोर्स ऑटोमेटिक अपने आप दो टर्म में टूट जाता है, कॉस टर्म में और साइन टर्म में। अब इन दोनों का रोल देखिए, होता क्या है, ये जो r cos थीटा है, ठीक है, फोर्स बाय लेग, ये जो r sin थीटा है ये बैलेंस कर लेता है हमारे वेट को, क्योंकि हमारा वेट तो किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो ये जो r sin थीटा ये हमारे वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस। और ये जो r cos थीटा बच गया ये हमें क्या करता है, मोशन देता है। ये हमें क्या देता है, मोशन। तो हम जो चलते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं, अर्थ जो हमें रिएक्शन देता है उसके कॉस कंपोनेंट की वजह से चलते हैं। क्या ये बात समझा भाई? तो देखिए वॉकिंग कैसे होती है, हाउ द वॉकिंग पॉसिबल। तो अवर लेग अप्लाई बैकवर्ड फोर्स, फोर्स भी क्या, पीछे की तरफ, बैकवर्ड फोर्स ऑन अर्थ due to which equal and opposite force given by earth on us। ठीक है, तो अर्थ भी हमें क्या देती है, इक्वल फोर्स देती है। ओके, the force of earth are resolved into two component, r cos theta and r sin theta। जो अर्थ का फोर्स है r वो दो हिस्सों में टूट जाता है, r cos theta और r sin theta में। r sin थीटा बैलेंस अवर वेट, r sin थीटा क्या करता है, वो हमारे वेट को बैलेंस कर लेता है और हमें गिरने नहीं देता। हम चलते वक्त क्यों नहीं गिरते, क्योंकि r sin थीटा हमारे mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। हम वजह से चलते भी रहते हैं और सीधे रहते हैं, गिरते नहीं। हम आगे चल रहे हैं लेकिन आगे गिरते नहीं, क्यों, क्योंकि r sin थीटा हमारे वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस। चलते वक्त हम इसलिए नहीं गिरते। दूसरा r cos थीटा क्या होता है, r cos थीटा प्रोवाइड फॉरवर्ड मोशन, और ये हमें आगे की तरफ क्या देता है, मोशन देता है। तो दिस इज द ऑल मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग। ये होता है पूरा चलने का मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? हम अर्थ को फोर्स देते हैं, अर्थ हमें फोर्स देता है। अर्थ का फोर्स दो कंपोनेंट में टूट जाता है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस कर लेता है और कॉस कंपोनेंट हमें आगे चलाता है। तो हमें चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉस कंपोनेंट। तो ये था वन एप्लीकेशन जिसको हमने क्या बोला, वॉकिंग। ठीक है, नाउ क्या ये आपने कर लिया, डन? ओके, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट समझिए।
वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। चलिए नंबर 2, स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है, देखिए स्विमिंग में क्या होता है, ये तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो पानी पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, तो जो वाटर है वो हम पे किधर फोर्स लगाता है, आगे की तरफ, इसलिए हम स्विम कर पाते हैं। ठीक है। आवर हैंड एंड लेग्स अप्लाई फोर्स ऑन वाटर in backward direction। हमारे हाथ पैर पानी पर किधर फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ। ड्यू टू विच, जिस वजह से वाटर अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स on us in forward direction। इसी हम पानी पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, पानी हमें आगे की ओर फोर्स लगाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग बोल देते हैं। क्लियर हो गया। सेम काम किस में होता है, बोटिंग में होता है। अगर हम बोले रोइंग ऑफ बोट, नाव कैसे चलती है, सेम। अब नाव को चाहे आप चप्पू से चलाएं, चप्पू समझते हैं, डंडा होता है, उसको ऐसे हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं पानी पर, जैसे हमारे तैरते वक्त हमारे हाथ पैर फोर्स लगाते हैं, ऐसे वो चप्पू होता है, उससे फोर्स लगता है। और जो नाव के अंदर क्या होता है, बोट कुछ मोटर होती है। ठीक है। जो बोट होती है उनमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बोट होती है उनमें मोटर होता है, मोटर किधर फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ, पानी पर, पानी उस पर आगे की ओर फोर्स लगाता है। तो जो रोइंग ऑफ बोट है उसका भी सेम मैकेनिज्म है। क्या लिखेंगे, द इंजन ऑफ बोट अप्लाई फोर्स ऑन वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच वाटर अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हमें आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाए तो हैंड और लेग की जगह, ठीक है, क्या लिख देंगे, इतने सेंटेंस की जगह क्या लिख देंगे, इंजन ऑफ बोट। अगर रोइंग ऑफ बोट का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाए तो बस क्या लिख देना, इंजन ऑफ बोट, और बाकी सेम सेंटेंस है। बोट का इंजन पीछे की ओर फोर्स लगाता है पानी पर, तो पानी जो है वो बोट पर आगे की ओर फोर्स लगाता है। तो चलना समझ में आ गया, स्विमिंग समझ में आ गई, बोट कैसे चलती है ये समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। ऐसे तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना, कुछ एंड नहीं है, बात समझा भाई। जैसे जब हम किसी बुलेट से गन को जब हम किसी गन से बुलेट को क्या करते हैं, फायर करते हैं, व्हेन वी फायर अ बुलेट, हम क्या सोल्जर्स, ठीक है ना, तो ये जो भी गन चलाते हैं, तो जैसे ही फायर किया जाता है एंड उसी वक्त बुलेट आगे जाती है। क्यों, किसने फोर्स लगाया, गन ने, लेकिन उसी वक्त गन भी पीछे की ओर क्या होती है, रिकॉइल होती है, पीछे की ओर रिकॉइल होती है। व्हाई, ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया पीछे की ओर। ठीक है, 3 एप्लीकेशन हो गए। फोर्थ, रिकॉइल ऑफ गन, गन पीछे की ओर क्यों जाती है, तो इसका आप ये लिख सकते हैं, गन अप्लाई फोर्स ऑन बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच bullet apply equal and opposite force
on gun, hence apply equal and opposite force on gun and gun get recoil, recoil यानी पीछे की तरफ जाना। गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, इसलिए गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत मजेदार एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया। ठीक है, हमने स्विमिंग भी कर ली, बोट भी चला लिया, गन भी चला ली। अब एक बहुत बढ़िया आपके मतलब का, ठीक है ना, इसको जरा समझिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑन अ टेबल, ये एप्लीकेशन समझिए जरा। ऑब्जेक्ट ऑन अ टेबल, इसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन पढ़े उसमें क्या बात थी और इसमें क्या बात है, वे सभी मोशन के केस थे। वॉकिंग मोशन का केस, स्विमिंग मोशन का केस, रिकॉइल ऑफ गन मोशन, ठीक है, रोइंग ऑफ बोट मोशन। अब थोड़ा रेस्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप मेरे को उनके जवाब देते रहना। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल, ये क्लियर हो गया, वी हैव अ टेबल या सरफेस, टेबल कह दीजिए या कोई सरफेस कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप यहाँ बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रख दिया, व्हाट आई हैव डन, मैंने टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वही तो हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑन टेबल या सरफेस। टेबल कह दीजिए या सरफेस बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, मास होगा। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट मस्ट हैव अ सर्टेन मास, और अपने मास की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या अप्लाई करेगा, अपना वेट अप्लाई करेगा। वेट क्या होता है, mg, और मैंने एक वीडियो में एक दिन ये बताया था कि वेट की खास बात होती है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा तो ऑब्जेक्ट उस पर क्या अप्लाई करेगा, अपना वेट। तो सरफेस क्या करेगी, सरफेस कहेगी भाई मैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करूंगा, तो सरफेस भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा R। क्लियर हो गई बात। अब प्यारे बच्चों, मैं यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आप मेरे को उनका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे कहता हूं फोर्स ऑन सरफेस बाय ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं A, मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे दिया A। फोर्स ऑन सरफेस बाय ऑब्जेक्ट A ऑन सरफेस। क्वेश्चन समझ लीजिए, फोर्स ऑन सरफेस, किस पर फोर्स, सरफेस पर, किसका, बाय ऑब्जेक्ट। तो बताइए ये जो ऑब्जेक्ट A है, ऑब्जेक्ट A सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, आप कहेंगे mg। क्या ये बात समझ में आ गई। जो ऑब्जेक्ट A है जिसका मास क्या है m, वो इस टेबल की सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, mg। ओके, मैं क्वेश्चन को बढ़ा देता हूं। अगला क्वेश्चन, मैं कहता हूं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A बाय सरफेस। चलिए इस बात का जवाब दीजिए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर इस सरफेस का कितना फोर्स है। जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा R। क्या ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों रहती है, क्या रीजन है, इसलिए कि जितना फोर्स वो सरफेस पे लगाता है उतना ही फोर्स सरफेस क्या, ऑब्जेक्ट पे लगाता है। दोनों एक दूसरे पर सेम टाइम में फोर्स लगाते हैं,
इक्वल फोर्स लगाते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, नेट फोर्स क्या हो जाता है 0, तो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन 0, और ये किसकी कंडीशन है, रेस्ट की। ओके, तो सिंस बोथ फोर्स आर equal and opposite, hence object remain at rest। क्लियर हो गया? कोई भी चीज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई भी चीज किसी भी सरफेस पर रेस्ट पे क्यों होती है, क्योंकि हमारा फोर्स उस सरफेस पर और उस सरफेस का फोर्स हम पर क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं इस वक्त आराम से खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरा जो वेट है, ठीक है, और अर्थ मेरे ऊपर जो फोर्स लगा रही है, वो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए मैं आराम से खड़ा हूं। ओके, चलिए, तो क्या ये बात समझ में आ गई? कोई भी बॉडी रेस्ट पर क्यों होती है, ये क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑन अ टेबल एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर रेस्ट पर क्यों होती है? व्हाई? बिकॉज द फोर्स दे अप्लाई ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, चलो अब क्या मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, क्या थोड़ा सा इसमें आपको अलग से बात बताऊं? देखिए, चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये तो हो गया, अब मैं थोड़ा सा इसको मजेदार कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, एक फील देते हैं आपको। ओके, मैंने क्या किया, चलिए मैं क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे बताना। अभी तक सरफेस के ऊपर क्या था, केवल एक फोर्स था, ऑब्जेक्ट था ए। मैंने क्या करा, मैंने ए के ऊपर एक ऑब्जेक्ट और रख दिया, ऑब्जेक्ट बी। वाओ, हाँ, सरफेस पे पहले क्या था, ए, अब उसके ऊपर कौन आ गया, और बी का भी मास कितना है, बी का भी मास कितना है, एम, दोनों के मास सेम है, दोनों के मास सेम है। अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे उसका जवाब देते जाना। चलो भाई, ठीक, लेट स्टार्ट। हाँ, समझे? पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैं इस वक्त अर्थ पर हूं, मेरा वेट है 80 किलोग्राम, ठीक है, तो अर्थ कितना महसूस करेगी, 80, ओके, वो मुझे रिटर्न में कितना देगा, 80। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने 80 तो ऑलरेडी था, अब मैंने क्या करा, मैंने 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर लिया। तो पहले अर्थ कितना फील कर रही थी, 80, 5 मेरे पास और आ गया, अब कितना फील करेगी, 85। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? लेकिन अर्थ तो 85 फील कर रही है, मेरी हथेली कितना महसूस कर रही है, जरा ध्यान देना, मेरी हथेली कितना महसूस कर रही है। अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, मैं और ये बुक, लेकिन मेरी हथेली के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, केवल ये बुक, मैं नहीं हूं, तो मेरी हथेली कितना महसूस करेगी, 5। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल पाएंगे, जरा समझना। मैं बोलता हूं फोर्स ऑन सरफेस बाय, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। जल्दी बताइए, बहुत ही बढ़िया बात। ऑब्जेक्ट ए, सॉरी, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। ये जो बी है, जो किसका ऊपर बैठा है, ए के ऊपर, बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा, ध्यान देना। ए कहां है, टेबल पर, बी कहां है, बी टेबल पर नहीं है, बी तो ए के ऊपर
पर बैठा हुआ है, ए टेबल पर है और बी टेबल पर नहीं है, ए पर है। तो ए के लिए सरफेस कौन है? टेबल। बी के लिए सरफेस कौन है? बी के लिए सरफेस ए है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए। तो बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो बी ए पर फोर्स लगाएगा mg, अपना ही तो फोर्स लगाएगा। बात समझा गई? भाई मान लीजिए मैंने ये अर्थ हो गई टेबल, मैं ए हो गया और बी कौन हो गई? ये बुक। मैंने ये बुक अपने हाथ पर ले ली, मान लीजिए इसका वेट है 1 kg, तो ये मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 1 kg लगाएगा ही नहीं। तो बी ए पर कितना लगाएगा? mg। क्लियर हो गया? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब मैं आगे आपसे पूछता हूं। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। है ये सोचते हैं ना भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत इजी है। सब बताइए, मैंने बोला बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा, तो इसका मास क्या है? m, तो बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? mg। ये इस पर अपना वेट लगाएगा mg। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर बी ए पर mg फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब मैंने क्वेश्चन बोला तो ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा? बताइए। mg तो लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्स वाई पे जितना फोर्स लगाएगा वाई भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही तो फोर्स लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आई फीलिंग आ गई? ओके, चलिए नेक्स्ट इसका जवाब दीजिए। फोर्स ऑन टेबल बाय ऑब्जेक्ट ए, इसका जवाब दे दो। टेबल पर ए कितना फोर्स लगाएगा? तो जरा ध्यान देना, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं था, जब बी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इस केस में बताइए ए टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा? mg। लेकिन अब हमने एक ऑब्जेक्ट और लेकर आ गए, बात समझ आई? तो इसका ये भी तो डाउनवर्ड टेबल पे ही जाएगा। जो ए है वो अपना फोर्स भी अर्थ पर अप्लाई करेगा और जो बी का फोर्स उस पर लग रहा है उसको भी अप्लाई करेगा, यानी mg। तो कितना हो जाएगा? 2mg। ए टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा? 2mg, अपना और ऑब्जेक्ट बी का भी फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय टेबल, इसका जवाब दे दो। वेरी इंटरेस्टिंग। टेबल ए पर कितना फोर्स लगाएगा? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो याद करो, है? ए बी पर, ए टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा है? 2mg। तो टेबल बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? 2mg लगाएगा नहीं लगाएगा? थोड़ा सा फील आया होगा कुछ, भेजो में बात आई होगी। हाँ, समझ में आया? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके बारे में एक्शन और रिएक्शन के बारे में कुछ कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेशन, और ये तो बहुत काफी अच्छी एप्लीकेशन। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कुछ मोशन स्टडी करेंगे, जैसे मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ पुली, ओके, या 3-4 ऑब्जेक्ट को आपस में रस्सी में बांध के उनको मोशन कराना। ये हम कुछ बढ़िया मोशन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि सभी किस पर बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा, ठीक है? एक आप ट्राई करेंगे इस चीज को, ठीक है? आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.29, क्वेश्चन नंबर 5.29, इसको आप ट्राई करेंगे। जो बच्चा इस कहानी को समझ गया वो उस क्वेश्चन को कर देगा, और एक आपको काफी प्रैक्टिस के लिए अच्छा। लेकिन थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप उसको सॉल्व करें तो पीछे आंसर ना देखें,
एक बार खुद सॉल्व करें, फिर जब आपके आंसर आ जाए तब आप टैली करें, तो आपको पता चल जाएगा हाउ गुड यू आर, कितना आपने समझा। ओके।